Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन की एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल 3.1 को डिस्कस करेंगे। ये आप बुक देख सकते हैं, 10th एडिशन है, शिगले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बुक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर आप जो एग्जाम्पल्स हैं मशीन डिज़ाइन बुक में आप उनको डिस्कस करें ताकि हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग हो सके, क्योंकि बुक में जो है तो डायरेक्ट स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व किया होता है और ये नहीं बताया होता कि ये वैल्यू कैसे आई और ये वैल्यू कैसे आई। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपकी आसानी के लिए जो है तो ये वीडियो बना लूँ। तो इसमें हम डिस्कस तो हम इसकी चैप्टर नंबर 3 की 15 एग्जांपल्स हैं। मैं 15 की 15 एग्जांपल्स करूँगा, लेकिन हर एक वीडियो में मैं एक एग्जांपल को डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर 15 की 15 एग्जांपल एक वीडियो में बनाई जाएगी तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 3.1 क्या कहता है। Figure shows a simplified renditions of a gear reduce where the input and output shaft A, B and C, D are rotating at constant speed Wi and W naught। पहले मैं आपको इसकी एक पिक्चर बता देता हूँ जो कि हमारे पास ये नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। ये हमारे पास कहता है एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे पास दो शाफ्ट जो जो जिन पर हमारे पास गेयर जो हैं गेयर्स वो फिट हैं, ठीक है। ये जो शाफ्ट है ये कनेक्टेड है बॉक्स के साथ जहाँ पर फिट किए गए हैं इनको बेरिंग्स के साथ, ठीक है। जो हमारे पास ए बी सी एंड डी है, ठीक है। G1 इज दी गेयर 1 एंड G2 इज गेयर 2। ये इसका डाया हमारे पास गिवन है, इसका डाया हमारे पास गिवन है। मैं आपको बताता हूँ अब प्रॉब्लम से। अब प्रॉब्लम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। स्पीड जो है हमारे पास शाफ्ट ए बी की जो है वो उसको एंगुलर स्पीड Wi एंड फॉर शाफ्ट 2 जो कि CD है एंगुलर स्पीड इज W नॉट रिस्पेक्टिवली। द इनपुट एंड आउटपुट टॉर्क टॉर्शनल मूवमेंट और TI इज इक्वल टू 28 न्यूटन मीटर एंड T नॉट रिस्पेक्टिवली। हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो इनकी टॉर्क दी गई है वो एक रॉड की जो है एक शाफ्ट की टॉर्क तो दी गई है जो कि 28 न्यूटन मीटर है, जबकि जो दूसरी हमारे पास जो दूसरा सेकंड रॉड है उसकी हमारे पास क्या हमें T नॉट यानी कि आउटपुट टॉर्क हमारे पास नहीं दी गई। उसको हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे। द शाफ्ट आर सपोर्टेड इन दी हाउसिंग बाय बेरिंग A B C एंड D। मैं आपको बता चुका हूँ पीछे डायग्राम में कि ये जो शाफ्ट है हमारे पास ये आप बेरिंग्स चेक कर सकते हैं A B C एंड D के साथ क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया, ठीक है। द पिच रेडियाई ऑफ गेयर G1 एंड G2 आर R1 इज इक्वल टू 20 mm एंड R2 इज इक्वल टू 40 mm। जो गेयर आपको दिए गए G1 एंड G2 उसका रेडियस हमें गिवन गया रिस्पेक्टिवली। ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच मेंबर एंड डिटरमाइन द नेट रिएक्शन फोर्स एंड मूवमेंट एट ऑल फोर्स। क्या मांग रहा है हमसे, कहता है कि आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है, बल्कि वो आगे बनी भी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एंड कहता है आपने डिटरमाइन क्या करना है, नेट रिएक्शन फोर्सेस, उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो, एंड मूवमेंट्स एट ऑल पॉइंट्स, और जितने हमारे पास पॉइंट्स हैं उस पर जो मूवमेंट लग रही हैं वो कैलकुलेट करें, ठीक है। ये हमें कुछ स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आपने करना है। फर्स्ट वी विल लिस्ट ऑल सिंपलीफाइंग assumptions। गियर G1 एंड G2 आर सिंपल स्पर गियर विद अ स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री। आपको पता होगा हमारे पास जो स्पर गियर होता है वो किस किस्म का होता है। उसमें हमारे पास बताया गया है कि जो G1 एंड G2 आपस में हमारे पास जो कनेक्टेड हैं उनके दरमियान हमारे पास विद स्टैंडर्ड प्रेशर एक खास प्रेशर एंगल है जिसे कहते हैं प्रेशर एंगल, जो दो गियर्स के दरमियान वो क्या कहता है हमारे पास 20 डिग्री है, ठीक है। The bearings are self-aligned and the shaft can be considered to be simply supported। हमारे पास जो शाफ्ट है वो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। बेरिंग जो है वो हमारे पास क्या है, सेल्फ अलाइनमेंट है उनकी, ठीक है। द वेट ऑफ ईच मेंबर इज निग्लिजिबल। आप जो है उसका जो वेट है उसको एज अ निग्लिजिबल कंसिडर करें हर मेंबर्स का, ठीक है। फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, ठीक है। द माउंटिंग बोल्ट एट EFH एंड I आर सेम साइज। ये क्या कह रहा है, माउंटिंग बोल्ट के बारे में मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बोल्ट लगे हैं EFH एंड I, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ये बोल्ट के बारे में हमें बता रहा है द माउंटिंग बोल्ट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, यानी फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस
ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो कहते हैं द सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर आर शोन इन फिगर, जो आगे दिया गया है। नोट दैट न्यूटन थर्ड लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली वेयर ईच मेंबर मेड्स, ठीक है। द फोर्स ट्रांसमिटेड बिटवीन स्पर गियर इज नॉट टेंजेंशियल बट एट द प्रेशर एंगल, ठीक है। क्या कहता है, जो फोर्स है हमारे पास, जिसके ज़रिए हमारे पास जो मोशन है वो ट्रांसमिटेड होगी बिटवीन दी स्पर गियर के दरमियान, वो नॉट कोई टेंजेंशियल नहीं है, बल्कि वो हमारे पास एक एंगल पर है जिसे कहते हैं क्या, प्रेशर एंगल। अब आप कहेंगे ये प्रेशर एंगल कैसे कैलकुलेट किया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर आपको एफ फोर्स एंड एन इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स, ये आपको नज़र आ रही है। सेम केस हमारे पास यहाँ पर भी, इनके दरमियान हमारे पास एक एंगल है जिसे कहते हैं प्रेशर एंगल। अब वो प्रेशर एंगल कैसे कैलकुलेट किए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पर कॉपी पे जो है अपनी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर जो एंगल हमारे पास वहाँ पर गिवन था, उसी को मैंने जो है आसानी के लिए आपके लिए कॉपी पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एंगल है जो थीटा जो फाई के इक्वल है, ठीक है, प्रेशर एंगल के इक्वल है। तो जैसा कि आप जानते हैं टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन नॉर्मल फोर्स, वाइल फोर्स जो हमारे पास लग रही है उस गियर के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, एफ, जो हमारे पास बेस में। तो एन इज इक्वल टू एफ टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर एंगल फाई, जो मैं आपको बता चुका हूँ बुक में। तो जो टर्म मैंने आपको वहाँ पर बताई कॉपी पे सॉल्व करके, वो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो सेम पैटर्न से लिखी गई है और ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। चलिए जाते हैं आगे और अब इस पे जो फोर्सेस एंड मूवमेंट्स लग रही हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए समिंग मूवमेंट्स अबाउट द एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमने एफ एंड एन को कैलकुलेट करना है, ये होगा तो ये बाकी रिएक्शंस हमारे पास कैलकुलेट हो सकेंगे। समिंग मूवमेंट्स अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ शाफ्ट ए बी इन फिगर 3.1d गिव्स, कौन सा 3.1d में हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपको दो एक्सिस समझ पड़नी होगी, वन इज जेड एक्सिस, वन इज वाई एक्सिस, वाइल दिस एक्सिस इज जनरली नोन एज एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमारे पास जितनी मूवमेंट्स लग रही हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, अब आप देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक तो हमारे पास इसमें लग रही है टॉर्क, ठीक है, एक हमारे पास लग रही है एफ, यहाँ पर आपको फोर्स नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि G1 का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 का जो हमारे पास रेडियस है वो है 20 mm, ठीक है, 20 mm, ये आपने याद रखना है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास अगर फोर्स की डायरेक्शन हमने क्या किया है कि जो इस साइड पर डायरेक्शन ली है वो हमारे पास पॉजिटिव है, वाइल जो इस साइड पर डायरेक्शन है वो है नेगेटिव, ठीक है। तो अब एफ जो हमारे पास यहाँ पर है, एफ का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक्स तक का डिस्टेंस है, वो क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया 20 mm। तो 20 mm को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.02 आ जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 1000 से क्या आ जाएगा, 0.02, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, वाइल द टॉर्क इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए है उसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, और जो हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किए। तो फोर्स इनटू देयर मूवमेंट आर्म, ये हमने मूवमेंट आ गई, एंड टॉर्क एफ इंटू आर होता है जो हमने यहाँ पर लिख लिया, इससे हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स, ठीक है। अब फोर्स के बाद अभी मैंने आपको पीछे एक फार्मूला बताया था जो कि ये है, एन इज इक्वल टू एफ टेंजेंट फाई। एफ हमारे पास है, फाई हमारे पास है, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एफ 1400 n इंटू टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू 509.6 न्यूटन, ठीक है। फोर्स भी आ गई, नॉर्मल फोर्स भी आ गई। अब हमने जो रिएक्शंस है रिमेनिंग, जो मैंने आपको बताया है, आर बी वाई, आर बी जेड, आर ए वाई, आर ए जेड एंड रिमेनिंग जितने भी हमारे पास जो रिएक्शंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये हमने कैसे किया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मूवमेंट अक्रॉस जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट बी पॉइंट पर, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, आर ए वाई, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखें अब कॉपी में, ठीक है। मूवमेंट अक्रॉस जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर ए वाई, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा हमारे पास आर ए वाई से हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25 + 40 = 65 mm। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये देखें आप 65 mm प्लस। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास सॉरी जो एफ फोर्स, एफ हमारे पास के 1400 इंटू 40, बिल्कुल 40, तो हमारे पास 1400 इंटू 40 आ गया। फिर सिमिलरली फॉर टॉर्क, तो टॉर्क तो हमारे पास जो जेड एक्सिस के अक्रॉस घूम रही है, तो टॉर्क इज इक्वल टू -28 = 0। अब हमने आर ए वाई से कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, तो आर ए वाई हमारे पास कैलकुलेशन के बाद ये आ गई टर्म। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज 61.5 पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब हमने कुछ डायरेक्शन में गड़बड़ कर दी है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर करते हैं कि हमने रॉन्ग कंसिडर की, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ये साइन जो होते हैं बेसिकली ये इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से हमारे पास आते हैं। सो लीव इट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास जो है आर ए वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है आर ए जेड। तो अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट अक्रॉस वाई इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एन रह जाएगा। एन को हमने कैलकुलेट करना है मूवमेंट अक्रॉस वाई, लेकिन इसी पॉइंट के लिए, ठीक है, इसी पॉइंट के लिए, ताकि हम चाहते हैं ये दो हमारे पास पहले आ जाए, तो उसके बाद हम ये दो फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, मूवमेंट अक्रॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास सबसे पहले एन यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, 40 पे, एन 40 हो गया, जो मैंने वहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, एन हमारे पास 40, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, आर ए जेड। आर ए जेड हमारे पास कितने डिस्टेंस पर है, 65 पर, तो मैंने लिख लिया जी आर ए जेड 65, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है टॉर्क रह गया। तो टॉर्क जो है हमने वो ले ली, हमारे पास जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, उसको हमने क्या कंसिडर किया, नेगेटिव। तो यहाँ पर टॉर्क भी हमारे पास आ गई। हमने कैलकुलेट करना है आर ए जेड। तो आर ए जेड जब कैलकुलेट करेंगे तो -313.6, यानी कि अगेन अज्यूम रॉन्ग डायरेक्शन, डोंट वी हैव नो प्रॉब्लम हेयर, सो वी कंसिडर इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स जो है 313.6 न्यूटन हमारे पास आर ए जेड भी आ गया। अब दो टर्म्स तो आ गई, आर ए वाई भी आ गया, आर ए जेड। अब जो हमारे पास रह गया वो क्या रह गया, आर बी वाई एंड आर बी जेड। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, एक वाई डायरेक्शन में फोर्सेस है, एक जेड डायरेक्शन में फोर्सेस है। सबसे पहले हम कहेंगे सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, एंड देन समिशन ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो चलें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समिशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ वाई में जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, आर ए वाई एंड आर बी वाई, ठीक है। तो हमने लिख लिया आर ए वाई प्लस आर बी वाई। हमने जो इस तरफ की डायरेक्शन ली है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया, जो उस तरफ की डायरेक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो आर ए वाई प्लस आर बी वाई माइनस एफ, एक हमारे पास फोर्स है एफ, वो भी किस डायरेक्शन में है ये आप देख सकते हैं, एफ ये भी हमारे पास वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। इससे हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, आर ए वाई हमारे पास है, एफ हमारे पास है, हमने आर बी वाई कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं एफ जेड, समिशन ऑफ ऑल फोर्सेस अक्रॉस जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, अब जेड में आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 फोर्सेस, आर ए जेड, आर बी जेड एंड एन, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर बी जेड, आर ए जेड एंड माइनस एन, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, आर बी जेड इससे कैलकुलेट कर लिया, ये दो टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं एक फाइनल चीज़ तो रह ही गई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, टी नॉट भी कैलकुलेट करना है, आउटपुट टॉर्क। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टी नॉट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके लिए आसानी की हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने कहा था समिशन ऑफ मूवमेंट अक्रॉस एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने इस गियर 1 के लिए किया था। गियर 1 के लिए जो किया था तो उसका रेडियस हमारे पास 0.02 था, यानी 20 mm। लेकिन गियर 2 का जो हमारे पास रेडियस हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 40 mm, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 mm। तो 40 mm की जगह अब हम क्या करेंगे कि प्रोसीजर तो सेम है, यही है, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया, रेडियस यानी मूवमेंट आर्म चेंज कर दिया। मूवमेंट आर्म चेंज किया तो हमारे पास कुछ यूं हमने कैलकुलेशन की, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, समिशन ऑफ मूवमेंट अक्रॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सो वही जो फार्मूला, ये वाला फार्मूला मैंने इधर लिख लिया, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आर जो है अब आपने सेकंड गियर के लिए लिखना है, जो कि 40 mm में, 40 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0। सो टी नॉट इज इक्वल टू 1400, यानी एफ जो हमारे पास फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटू आर 0.04, तो टी नॉट इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर। 56 न्यूटन मीटर आता है, जो कि आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। टी नॉट इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर हम बात कर लें कि नेट टॉर्क की, तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या होगा, टी आई प्लस टी नॉट विच इज इक्वल टू 28 प्लस 56 इज इक्वल टू 84 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इस स्टेटमेंट में हमें कहा कि डिटरमाइन द नेट रिएक्शन फोर्सेस एंड मूवमेंट एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, शाफ्ट की तो हमने मूवमेंट्स भी कैलकुलेट कर ली एंड फोर्सेस भी कैलकुलेट कर ली हैं। रिमेनिंग जो हमारे पास रह गए हैं वो क्या रह गए हैं, ये बॉल्ट्स रह गए हैं, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये जो 1 2 3 एंड 4, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर मूवमेंट्स तो नहीं, अलबत्ता हमारे पास जो है यहाँ पर फोर्सेस हैं। फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका एक आसान तरीका करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई इस किस्म की स्टेटमेंट हो तो 1 2 3 4 पॉइंट का हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड फाइंड करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 100 mm एंड 125, यानी लेंथ इनटू विथ आप कह दें अगर इस ब्लॉक की, तो वो हमने कंसिडर कर ली, बल्कि ये गिवन है 100 mm एंड 125। हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 100 डिवाइडेड बाई 2। सेंट्रॉइड फाइंड करें तो 100 डिवाइडेड बाई 2 तो 50 का स्क्वायर प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लेंथ है इसकी उसका स्क्वायर, क्योंकि हम सेंट्रॉइड फाइंड करें वंस अगेन। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 mm, जो इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। सेंट्रॉइड हमारे पास ये पोजीशन, ये पोर्शन। ठीक है, ये अब इन चारों बॉल्स का हमारे पास सेंट्रॉइड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जनरली याद रखेंगे कि जो हमारे पास इन चार बॉल्स का जो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इनका जो सेंट्रॉइड हमने निकाला है, ये चारों पोर्शन के लिए, चारों बॉल्स के लिए सेम सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो इन पर फोर्सेस लग रही है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द बॉल टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। जो फोर्सेस हमारे पास इन बॉल्स पर लग रही हैं वो परपेंडिकुलर है टू दी सेंट्रॉइड पॉइंट। अब सेंट्रॉइड पॉइंट के तो हमारे पास यहाँ पर आपने देख लिए वो हमारे पास मौजूद है, वो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो डैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ठीक है, नेट टॉर्क मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। टी आई प्लस टी नॉट इज इक्वल टू 28 प्लस 56 इज इक्वल टू 84 न्यूटन मीटर। अब नेट टॉर्क जो हमारे पास मौजूद है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 4 फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में आपको के कॉपी पे ही सॉल्व करके दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ठीक है, मूवमेंट आर्म अभी हमने इधर कैलकुलेट किया है, ये आप देख सकते हैं। ये मूवमेंट आर्म मैंने कैलकुलेट किया 80 mm। ठीक है, ये क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमारे पास मूवमेंट आर्म होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म तो हमारे पास हो गया जी 80 mm। ठीक है, फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स इज इक्वल टू 4R। फोर्स इज इक्वल टू 4R क्या मतलब हुआ, बॉल्ट 1 2 3 4, इन चारों पर हमारे पास क्या लग रही हैं, सेम फोर्सेस लग रही हैं। 1 2 3 4, इन चारों पर हमारे पास सेम फोर्सेस लग रही हैं, सेम फोर्सेस लग रही हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, 4R लिख सकता हूँ। 4R, आर मीन्स व्हाट, फोर्स। 80 mm इसका मूवमेंट आर्म एंड टार्क हमारे पास क्या है, ये नेट टार्क हमारे पास 84 mm टार्क हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ ये टार्क। ठीक है, आपने देख लिया 84 न्यूटन मीटर। यही टार्क मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पर लिख लेता हूँ 84 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो 84 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 80, तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा, जो मैंने आपको बता चुका हूँ 2.5 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई फोर्स ऑन ईच बॉल, यानी इस पे 262.5, इस पर 262.5, इस पर एंड इस पर सेम फोर्सेस आ गई। तो ये था गाइस आज का हमारा लेक्चर, जो मैंने एग्जांपल नंबर 3.1 शिगले की बुक से मैंने आपको मशीन डिज़ाइन शिगले बुक की मैंने आपको एग्जांपल 3.1 समझाई है।
3.2 एग्जाम्पल एंड इसी तरह 15 की 15 एग्जाम्पल जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है तो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.2 अगर आपने सीखनी है तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।